साथ वीरेंद्र भट्ट सर वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। एनके सर, आपका रुख करना चाहेंगे, पांचवें चरण की ये लड़ाई कितनी अहम दिख रही है जब जातिगत वोट बैंक यहां पर निर्णायक हो जाता है, जब गैर यादव ओबीसी वोटर्स निर्णायक हो जाते हैं और गैर जाटव जो एससी वोटर्स हैं उनकी भी अहम भूमिका है। जातिगत आधार पर जो पार्टियां भी इस बार नई दिख रही, निषाद पार्टी है, अपना दल कमीरावादी भी एक तरह से डेब्यू कर रही है पॉलिटिकली, कितनी अहम ये लड़ाई सर? आपने सही कहा है। ये दरअसल ये सवाल एक समाजशास्त्रीय सवाल है और सच बात ये है कि ये फ्यूडल इलाके हैं। यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग पैटर्न है, अगर आप उसको देखें तो बहुत कम लैंड होल्डिंग है। नेशनल एवरेज 1.06 हेक्टेयर का है, जबकि यहाँ पे 0.6 हेक्टेयर जमीन है, मतलब नेशनल एवरेज के लगभग आधी। काफी गरीबी है। और उधर एक जमींदार जैसे कि वो छोटे कुंडा जैसे है, आपने अभी कुंडा पे उपद्रव का जिक्र किया, तो कुंडा वाले भी अपने को राजा कहते हैं। राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, काला काकर है। ये छोटे छोटे जमींदार थे जो अपने को राजा कहते थे और ये फ्यूडल स्ट्रक्चर है यहाँ पे। लिहाजा कास्ट बहुत तेजी से यहाँ उभरी, क्योंकि जो शोषण होता था वो ऊपर का वर्ग ठाकुर ब्राह्मण करते थे और नीचे का वर्ग उससे शोषित होता था। तो नतीजा ये हुआ कि जो कास्ट आइडेंटिटीज हैं वो काफी तेज और जबरदस्त है। जब जब मौका मिलता है ये पहली अपॉर्चुनिटी में उभर के आ जाती हैं। इस समय कास्ट आप देखें, अखिलेश यादव ने जिस तरह के समझौते किए हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, वो छोटे छोटे कास्ट है, उनके छोटे छोटे नेता है, लेकिन उनसे समझौते किए हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक मेजर रोल रखेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मदद दिया है इस गरीबी में योगी सरकार ने, 5 किलो अनाज, दाल वगैरह वगैरह, ये सब मिला के करीब 2000 प्रति परिवार होता है प्रति महीने, और ये मेरे ख्याल से एक बड़ी मदद है। अब देखना है कि कास्ट भारी पड़ता है या ये जो मदद मिली है ये भारी पड़ता है। देवी पाटन मंडल के जो जिले हैं इनके सर, वहां पर क्या जो बुनियादी मुद्दे रहे हैं, विकास हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, सड़कें नहीं है, बाढ़ की समस्या है, किसानों की, जैसा आपने बताया कि जो लघु किसान है, सीमांत किसान, उनकी बड़ी दिक्कतें हैं, ये मुद्दे जमीन पर दिखेंगे या फिर जैसा कि हम देख रहे हैं कि कई सारे बड़े नेता हैं, चाहे वो ब्रजभूषण की बात की जाए या मनकापुर के राजा का जिक्र अप्रत्यक्ष तौर पर आपने किया, इन लोगों का भी वहां पर असर दिखा जाएगा? नहीं, अब तो बिल्कुल खत्म हो गया है। ब्रजभूषण शरण के लिए अपना विरोध वहां पे काफी है और मनका के राजा का भी कोई ऐसा अब नहीं रहा। अब ये जो राजशाही है ये टूट रही है। आपने देखा कि पिछली बार संजय सिंह अपना चुनाव हार गए, तो राजशाही तो अब नहीं चल रही, फ्यूडल सिस्टम नहीं चल रहा है, उनका दबाव नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, गरीबी मुद्दा है, और विकास जहां तक है उनके लिए राष्ट्रवाद या सड़क बनवाना मुद्दा नहीं है। उनका बेटा जब बेरोजगार हो जाता है तो वो एक बड़ा मुद्दा बनता है। और ये एक जनरल परसेप्शन है कि बेरोजगारी योगी सरकार में बढ़ी है। लेकिन उसके ठीक बरस जब आप 5 किलो अनाज देते हैं, जब आप 35 किलो अनाज 2 रुपए देते हैं, तो अनाज बेचता है और इस तरह किसानों को 2000 रुपया देते हैं, तो कुल मिला के 2000 रुपया महीना लगभग हर किसान के घर जा रहा है। क्या ये अचानक कास्ट भारी पड़ जाएगा, उसका जाति भारी पड़ जाएगा और ये सब छोड़ देगा? मुझे लगता है कि इसमें एक समाजशास्त्री विवेचन की जरूरत है। मुझे अभी भी लग रहा है कि इन इलाकों में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी बाकी इलाकों से। मेरा सवाल वीरेंद्र भट्ट जी से है। जिस तरह से चुनाव के पहले विकास की बातें होती, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है जातीय समीकरण राजनीतिक दलों की तरफ से साधने की कोशिश की जाती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक तरह से बीजेपी पर कई आरोप लगाए गए और जो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता थे वो भी जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तो आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी में दलितों का शोषण किया जा रहा है। तो एक तरह से क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से एक इमेज बनाने की कोशिश की गई बीजेपी की कि बीजेपी दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है? देखिए, इलेक्शन को हमेशा इट्स ए वॉर ऑफ परसेप्शन। बीजेपी ने जिस तरीके से नया सामाजिक समीकरण बनाया 2014 में, 17 में, 19 में चुनाव लड़ा, फिर भी कुछ जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग को ये शिकायत थी, नेताओं को ये शिकायत थी कि उनको जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट का पब्लिक फेस होना चाहिए, वहां उनको समुचित स्थान नहीं मिला। और जो गवर्नमेंट की जो एक्चुअल डिसीजन मेकिंग है, जो शक्ति है, उसमें भी उनका कोई रोल नहीं था। और सारी समस्या तो 2020 में शुरू हुई है, ये महामारी आने के बाद। जिस तरीके से जो पूरा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलए हैं, एमपीज हैं, ये लगभग मार्जिनलाइज हो गए, ये एकदम हाशिए पे आ गए।
और पूरी जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो टीम 11 मुख्यमंत्री के हाथ में केंद्रित हो गया, उससे भी समस्या पैदा हुई है। और वो एक आपातकाल का समय था, सरकार को जो है इस महामारी से लड़ना था, तो और इस कारण से ये शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ। इसको लेकर के भी केवल पिछड़े वर्ग में ही नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के काडर में भी काफी असंतोष है कि हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो अब ये देखना है कि जो बीजेपी की रेजिलियंस है, जो बीजेपी की प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना किला बचाने की जो एक टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति, एक क्षमता है, ये उसकी परीक्षा होगी कि कैसे वो अपना किला बचाती है। सबसे बड़ी चुनौती तो अयोध्या में सामने आ रही है, जहां वेद प्रकाश गुप्ता कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। अयोध्या में विकास का कार्य हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, काफी भवन तोड़े गए हैं, तो उससे भी लोगों में नाराजगी है। अयोध्या एयरपोर्ट के लिए लैंड अक्वायर हो रही है, तो लोग तो वहां ये शिकायत है कि उनको मुआवजा कम मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वहां ये वादा किया है, यदि उनकी सरकार आती है तो सर्किल रेट का 6 गुना मुआवजा देंगे। तो अलग अलग इश्यू बने हुए हैं और ऐसा नहीं है कि कोई सरकार